हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आ जाइए, हम सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत दिया किसने था? तो आप दो वैज्ञानिक उनको याद रखिएगा। एक तो आपके जो है इसमें वैज्ञानिक थे ट्राउट्स व लुईस। ट्राउट्स व लुईस ने रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत दिया था। और इस रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत में ट्राउट्स ने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है जब दो अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। कब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? जब कोई दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक अणु क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। तो यहाँ पर इसमें पहली बात जो बताई गई थी, पॉइंट वाइज लिखेंगे, में लिखेंगे जब कोई दो अणु आपस में टकराते हैं, जब कोई अणु आपस में टकराते हैं तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। पहली बात तो ट्राउट्स ने और लुईस ने ये बताई थी कि जब कोई दो अणु आपस में टकराते हैं तभी जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात क्या बताई थी? जब ये अणु आपस में टकराते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं है कि जितने भी अभिकारक अणु हैं उनकी सबकी टक्करें प्रभावी हो सकता है उसमें कुछ ऐसी भी टक्करें होती हैं जो प्रभावी नहीं होती हैं। तो सिर्फ प्रभावी टक्कर ही उत्पाद में परिवर्तित होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती हैं। सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती हैं। सिर्फ प्रभावी टक्करों से ही सिर्फ प्रभावी टक्करों से ही उत्पाद बनता है। सिर्फ प्रभावी टक्करें जो होंगी अभिकारक अणुओं की वही केवल उत्पाद में कन्वर्ट होंगी, उत्पाद में बदलेंगी। ठीक है। तीसरी बात, इन अणुओं के आपस में प्रभावी टक्कर होने के लिए प्रत्येक अणु के पास एक अपनी न्यूनतम ऊर्जा भी होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को, क्योंकि टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा चाहिए होगी, और टकराने के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं देहली ऊर्जा। तो यहां लिखेंगे
अणुओं के आपस में टकराने के लिए अणुओं के आपस में टकराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा प्रत्येक अणु के पास होती है। प्रत्येक अणु के पास होती है, जिसे अणु की देहली ऊर्जा, या इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। प्रत्येक अणु के पास होती है, जिसे अणु की देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जब अणुओं के आपस में टकराने के लिए एक न्यूनतम प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा होती है। यहाँ पर प्रत्येक टकराने के लिए एक न्यूनतम प्रत्येक अणु के पास, यहां लिख लेंगे ऊर्जा होती है, जिसे अणु की देहली ऊर्जा कहते हैं। अब इन अणुओं की भाई कुछ न कुछ तो प्रारंभिक ऊर्जा अणु की होगी ही। अब उस अणु की प्रारंभिक ऊर्जा को ही उसकी देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, जिससे वो टक्कर आपस में हो सके, तो एक आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यहां पर लिखेंगे अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसकी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसकी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और ई ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और सक्रिय ऊर्जा हो गई। तो प्रत्येक अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक नहीं पहुंचाएंगे तो अणु आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि वो न्यूनतम ऊर्जा होती है देहली, जो अणुओं के टकराने के लिए आवश्यक होती है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी ऊर्जा होती है उसकी क्या कहलाती है? आवश्यक ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? और यह ऊर्जा जो अणुओं के पास आती है वो कहां से आती है? उनके टक्करों से आती है। अभी लिख देंगे यहां पर, अणुओं की यह ऊर्जा, अणुओं की यह ऊर्जा आपस में, अणुओं की यह ऊर्जा आपस में टकराने से प्राप्त होती है। आपस में टकराने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे?
जो अभिक्रिया मिश्रण तैयार होगा, अभिकारक से जो भी उत्पाद बनना होगा, तो जो अभिक्रिया मिश्रण तैयार होगा उसके प्रति इकाई आयतन में टक्करों की जो संख्या होती है प्रति सेकंड जो टक्करों की संख्या होती है वह जो है संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया अभिक्रिया मिश्रण अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड होने वाली टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति और इसको जेड से दिखाते हैं, ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं। संघट्ट आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। अब देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आपका क्या है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से वो कारक हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं? सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम ऊपर लिखेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक तो कारक ये है कि आपका अभिक्रिया का उपयुक्त विन्यास, या इसी को बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। और इसको जो है दिखाते हैं P से। इससे दिखाते हैं P से। दूसरा जो कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा वो है आपकी संघट्ट आवृत्ति। क्या है? संघट्ट आवृत्ति, जो आप जेड से दिखाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है वो प्रभावित करेगा आपका सक्रियण ऊर्जा। E सक्रियण ऊर्जा। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर उपयुक्त विन्यास है तो अभिक्रिया जो है संपन्न होती रहेगी, सही दिशा में चलती रहेगी। अगर उपयुक्त विन्यास नहीं है तो अभिक्रिया फिर आगे प्रोसीड नहीं करेगी, अभिक्रिया आगे हो नहीं पाएगी। संघट्ट आवृत्ति, अगर प्रति इकाई आयतन में टक्करों की संख्या ज्यादा हो रही है तब भी अभिक्रिया जो है तेजी से होगी और उत्पाद तेजी से बनेगा। और सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग कम होगा, और सक्रियण ऊर्जा जितनी ही कम होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका अभिक्रिया का उपयुक्त विन्यास, इसको हम आपको जरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर नोट करके देख लीजिएगा कि कैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो विन्यास होता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं, मेथिल ब्रोमाइड है हमारे पास, कोई आपका नाभिक रागी या न्यूक्लियोफिलिक इससे अटैक कर रहा है,
तो जनरली तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, CH3OH प्लस Br माइनस। लेकिन अगर देखें हम यहाँ पर, ये जो Br है ये भी कैसा है, निगेटिव चार्ज रखता है, OH माइनस तो निगेटिव चार्ज रखता ही है, तो कैसे ये संभव हो जाएगा कि ये इसको हटा देगा। तो इस तरह से रिएक्शन होना थोड़ा सा टिपिकल है। ये रिएक्शन देखेंगे, अगर ये मान लीजिए आपके पास कार्बन है और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, CH3, और ये आपका लिखा हुआ है Br, और इससे अगर OH माइनस अटैक कर रहा है तो ये भी आपको पता है कि कार्बन पर प्लस और Br पर भी माइनस चार्ज होता है। तो ये एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को कैसे विस्थापित कर पाएगा। तो इस दिशा में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन संभव नहीं होगी। किस दिशा में रासायनिक अभिक्रिया संभव होगी, जब और ये जो नाभिक रागी आपका ये अटैक कहां से करे, बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो पहली बात है इंटरमीडिएट बनेगा, अभिक्रिया मध्यवर्ती बनेगा, OH Br, ये बनेगा आपका, ये एक बनेगा आपका यहाँ पर अभिक्रिया मध्यवर्ती। जो चीज जुड़ती है और जो चीज निकलने वाली होती है उसको हम लोग बिंदुवार रेखा या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो OH जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो Br यहाँ से निकल जाएगा, तब जाके यहाँ पर जो स्थिति आएगी ये पलट जाएगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी COH, और ये स्थिति क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और प्लस आपका यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा। तो इस स्थिति में उपयुक्त अभिविन्यास जब होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया सही दिशा में संपन्न होगी और हमें फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। जो हमको देखो यहाँ पर CH3OH मिल रहा था, CH3OH ही मिल रहा है, लेकिन एक नाभिक रागी अगर सामने से अटैक करेगा तो कैसे अटैक हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, सेम चार्ज है तो कैसे अटैक कर पाएगा। तो ये OH यहाँ से बैक साइड से आके कार्बन से जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसकी स्थिति बदल जाएगी, इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा और फिर ये चीज पलट जाती है। तो OH इधर अटैक कर देगा, ये Br निकल जाएगा और तीनों हाइड्रोजन जो है इस साइड में आ जाए। देखो यहाँ पर इस साइड में थे तो जस्ट इसके रिवर्स कंडीशन ये प्राप्त हो जाएगी। जैसे छाता नहीं पलट जाता है तेज हवा में, सेम वैसे प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। है ये मेथिल अल्कोहल ही आपका, क्या है आपका मेथिल, जबकि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई भी नाभिक रागी सामने से किसी भी नाभिक रागी को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो अभिक्रिया का उपयुक्त विन्यास भी डिपेंड करेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करेगा, संघटन आवृत्ति भी और सक्रियण ऊर्जा भी। जितनी ज्यादा किसी की सक्रियण ऊर्जा होगी उतना ही उस अभिक्रिया का वेग कम होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत पढ़ा है। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, और कमेंट जरूर किया करिए। और आज के बाद हम लोग इस रासायनिक बलगति के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।